रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमान यश शर्मा जी का आदरणीय प्रधानाचार्य, स्टाफ मेंबर और बच्चों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे गांव के आए हुए युवा साथी, उनका भी इस शहीदी समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आज के इस समारोह को आगे बढ़ाऊं, मैं हमारे विशिष्ट अतिथि दोनों महानुभाव श्रीमान यश शर्मा जी और श्रीमान शिवनंदन जी, इनसे निवेदन करूंगा कि उन 3 क्रांतिकारियों की मूर्तियों का अनावरण करके लोकार्पण करें और उन्हें श्रद्धा सुमन के रूप में माला अर्पण करें। उनका साथ देने के लिए श्रीमान धर्मपाल जी और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी चलेंगे। श्री यश शर्मा जी, यशपाल। मुकर्रर की कि 24 मार्च को फांसी दी जानी है। भगत सिंह की मां विद्यावती जेल में भगत सिंह से मिलने आई थी। भगत सिंह ना होता अगर विद्यावती ने उसे भगत सिंह के रूप में ना पाला होता तो मिलने आई। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा था कि मां, अब ये मुझे फांसी देंगे, मैं शादी कर रहा हूं, दुल्हन मेरी आजादी आने वाली है, परंतु तुझे मेरी सौगंध, तू मेरी लाश लेने मत आना, क्योंकि लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। तो सचमुच भगत सिंह की मां उनकी फांसी पर नहीं आई थी। भगत सिंह की जब आखिरी इच्छा पूछी गई, अंग्रेजों ने पूछा आपकी आखिरी इच्छा क्या है फांसी से पहले। आज आपको फांसी दी जाएगी शाम को भी, तो आखिरी इच्छा बताइए। भगत सिंह ने कहा था कि मैं अपनी बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। पंजाबी में बेबे मां को कहते हैं। अंग्रेजों ने कहा आपकी मां तो बहुत दूर है, उन्हें कैसे बुलाएंगे। भगत सिंह ने कहा था मैं उस बेबे की बात नहीं कर रहा जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं उस बेबे की बात कर रहा हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक समरसता पे बहुत से लोग बातें करते हैं। सामाजिक समरसता कि हम सभी बराबर हैं, हम जातियों में नहीं करते हैं, परंतु उसके लिए कुछ करते नहीं। भगत सिंह ने छुआछूत पे लेख लिखा कि धर्मांतर का कारण, धर्मांतरण का मेन जो रूट कॉज है वो छुआछूत है। हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो ये हमने अपने समाज को जातियों में बांटा है, उच्च श्रेणी की जातियां, नीची श्रेणी की जातियां, अगर ये भेदभाव खत्म हो जाए तो धर्मांतरण बंद हो जाएगा। कोई मुसलमान नहीं बनेगा, कोई ईसाई नहीं बनेगा। उन्होंने कहा था कब, आज से लगभग 100 साल पहले, 94-95 साल पहले, जब छुआछूत इतनी थी कि कोई विशेष जाति के साथ टच करना तो बहुत दूर, रास्ता काट जाए तो लोग दोबारा स्नान किया करते थे। भगत सिंह उस समय कहते हैं कि गाय को पा लेते हैं, गाय के उसका मल मूत्र उठा लेते हैं, उसको टच कर लेते हैं और मानव को टच नहीं करते। ये छुआछूत अमानवीय क्रिया है, ये मानवीय नहीं है। तो उन्होंने जेल में जब आखिरी इच्छा उनकी पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, मैं बेबे के हाथ की रोटियां खाना चाहता हूं। बेबे कौन? अंग्रेजों ने पूछा बेबे कौन? तो भगत सिंह बताते हैं वो जमादार, वो नीच जाति का व्यक्ति जिसने 2 साल मेरा मल मूत्र साफ किया। पहले जेल में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती थी, वहां बाल्टी टाइप का होता सिस्टम, जिसको सर पे उठाकर वो जमादार उठा के फेंकता था।
उन्होंने सामाजिक समरसता को सार्थक करते हुए उस जमादार को बुलाया गया, उसके हाथ की रोटियां बनवाई गईं और उन रोटियों को खाया। आज भी उस जाति के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है। भगत सिंह ने ये 100 वर्ष पूर्व किया था। अच्छा देखो, अभी उनका फांसी का समय है, उस तरफ विद्यावती घर में है। आपने कभी सुना जब कभी कुछ बुरा होने वाला हो तो आपको एक कुछ एहसास होता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। मां को भी एहसास होता है। कैसे? एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक राजा सैर पे निकला हुआ है, रथ में जा रहा है। सामने एक दुकान है, दुकान लकड़ियां बेचता है वो, चंदन की। राजा के मन में आया, अपने सिपाही मंत्री से कहा कि मेरे मन में आता है इस दुकानदार को मैं फांसी दे दूं। मेरे मन में ऐसा क्यों आता है, मंत्री जी बताइए। और मंत्री जी सोचने लगे। आपने सोचा कि दुकानदार को पूछता हूं। वो दूसरे दिन दुकानदार के पास गए। दुकानदार से पूछा, भाई जब राजा यहां से गया था तेरे मन में क्या आया था? दुकानदार कहता है, जब राजा यहां से गया तो मेरा धंधा बहुत मंदा चल रहा था। मैंने सोचा कहीं ये राजा मर जाए तो चंदन की लकड़ियां मंगवाएंगे, मेरी चंदन की लकड़ियों की कितनी बिक्री होगी। ऐसे विचार उसके मन में चल रहे थे। अब उसके मन में ये विचार थे दुकानदार के, तो रेसिप्रोकल राजा के मन में क्या विचार है कि मैं इसको फांसी दे दूं। ऐसे ही विद्यावती भगत सिंह की मां है, उसे पता है कि मेरे बेटे को फांसी दी जाएगी, परंतु इस बात का नहीं पता कि आज दी जाएगी। उसके मन में कुछ आ रहा है, जैसे लगता है कि भगत सिंह आके आवाज दे रहा है, मां आज मेरी शादी है और तू चुपचाप बैठी है। गीत गाओ, ढोल बजाओ, क्यों नहीं ऐसा करती हो? और वो मां मोहल्ले में सभी औरतों के पास जाती है, उन औरतों को बोलती है कि मेरे घर आओ, आज मेरे बेटे की शादी है। वो कैसे गाती है? देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। लोग सोचते हैं ये मां पागल हो गई है क्या, इसके बेटे को कल फांसी मिलेगी और आज ये पागलपन में कैसे गीत गा रही है। परंतु क्रांतिकारी पता क्या कहते हैं? हमारे दिमाग में ये जो खुशबू के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और आगे गाती है वो, जब पूछते ना अकेला जा रहे हो, साथ में कोई नहीं, वो बोलती है, राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। ससुराल वाले मेरे भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। ससुराल वाले मेरे भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखियों गाने को, देर होती जाने को। गाओ सखियों गाने को, देर होती जाने को। चलो बारात चढ़ाने को, बहन बुआ और दादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। तो ऐसा था उस मां का विचार। इसलिए भगत सिंह जैसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। आज मेरा समाज कहता है कि भगत सिंह तो पैदा हो परंतु पड़ोसी के यहां, मेरे यहां नहीं। आज मेरे देश की विडंबना है, यहां जूते तो शोरूम में बिकते हैं
किताबें दुकानों में बिकती हैं, सड़क पे बिकती हैं। जूते शोरूम में शीशे की अलमारी में डिस्प्ले करके बिकते हैं और किताबें सड़क पे नुमाइश लगा के बिकती हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। मेरे देश का दुर्भाग्य ये भी है कि युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये तो बनाते हैं ना, उनकी दीवानी है, ऐसे क्रांतिकारियों की दीवानी नहीं है। इनमें राजगुरु जो हैं वो सबसे छोटे हैं, भगत सिंह मझले हैं और सुखदेव थापर सबसे बड़े हैं। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ और सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को हुआ। तो सबसे छोटे राजगुरु हैं। राजगुरु ना उतावले रहते थे, थोड़ा भूलने की बीमारी थी, भूल जाया करते थे कोई बात हो, क्या करना है क्या नहीं, परंतु मरने के लिए हर समय तैयार है, हर समय प्राण मुट्ठी पे ऐसे तली पे लेके कि अभी मरना है। भगत सिंह को बहुत मानते थे। अगर ये कभी गुस्से में आ जाए राजगुरु, भगत सिंह सिर्फ इशारा कर दे राजगुरु चुप। तो ये दोनों सुखदेव और भगत सिंह जब 2 साल जेल में रहे तो राजगुरु से कहते थे यार कोई शेर लिख, कोई किताब लिख। ये हर रोज कहते मैं लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा। आज अब आखिरी दिन है, फांसी दी जाने वाली है, तो राजगुरु ने जेल की दीवारों पर कोयले से एक शेर लिखा है और आकर अपने साथी को बता रहा है आज मैंने शेर लिखा है। क्या लिखा है? जेल की दीवार पे कोयले से लिखा है। क्या लिखा है सुनिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात लिखी है। हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। अगर ये आजादी के लिए ना घर से निकलते तो आजादी आती। चुपचाप सभी जी रहे थे, जितने भी बाकी लोग थे। उस समय भारत की आबादी लगभग 27-28 करोड़ थी, बाकी तो चुपचाप जी रहे थे। पंजाबी में एक कहावत है, एक सरदार जी बस में बैठे थे, तो सरदार जहां बैठे हों वहां बीड़ी सिगरेट नहीं पीना होता। तो उन्होंने पूछा कि मैं बीड़ी पी लूं। सरदार जी कहा आपने अपने मुंह से पीना, मेरे मुंह से? अपने मुंह से। तो कहा पी लो। मैनू की। फिर किसी ने बताया कि सब कोई आया बाद में, गाड़ी रुकी तो है ना, सरदार जी घर को आग लग गई। सरदार जी कहा मैनू की, आपके घर को आग लग गई तो तैनू की। अगर आप चुपचाप रहोगे, समाज के कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको कोई पुलिस पकड़ेगी। अगर ये क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए आगे ना बढ़ते तो इन्होंने फांसी मिलनी थी फांसी। अब इसके बाद एक बात और कहूंगा, उसके बाद मैं न्योता दूंगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जी को, परंतु उससे पहले एक बात कहूंगा। तो ये भगत सिंह की अमर गाथा है, बहुत कुछ है सुनाने के लिए, समय बहुत कम है, शब्द भी नहीं है कि उसकी अमर गाथा को आपके सामने सुजोकर बता सकूं। बातों का सिलसिला आगे फिर जारी रखूंगा, परंतु न्योता दूंगा। न्योता क्या, जैसे एक किसान अपना खेत तैयार करता है, खेत तैयार होने के बाद उसमें जैसा भी बीज बोया जाएगा फसल उगेगी। ऐसे ही श्री यश शर्मा जी ने इस विद्यालय रूपी खेत को तैयार किया, जिसमें आज हम जो भी फसल बोए वो उग सकती है। जैसे एक इंजीनियर नींव तैयार करता है, वो इतनी मजबूत और शानदार नींव तैयार करता है कि उस पर 100 मंजिला बिल्डिंग भी बन सके। इसी प्रकार से हमारे यशपाल जी ने इस विद्यालय रूपी बिल्डिंग को जो नींव है
उसे बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाता है कि आने वाले समय में जब पिता ना भी हो तो पुत्र समाज में समाज हित के लिए विचर सके, तो अच्छा प्रभाव बना सके। मैं नमन करता हूं श्री यश शर्मा जी को, इनकी सोच को। आज हम इस विद्यालय में जो भी कर रहे हैं, ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो, किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, तो हमने ये सब इन्हीं से सीखा है। क्योंकि इनका जो इस विद्यालय में 6.25 साल का कार्यकाल था, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। मैं न्योता देता हूं। पानी फालतू नहीं बहाएंगे, ये भी देशभक्ति है। देशभक्ति सिर्फ फौज में भर्ती होकर ही नहीं, बहुत से छोटे छोटे कार्यों से की जा सकती है। ये प्रेरणा बच्चों को मिले। और दूसरा, हमारा विद्यालय हाउसेस में बटा हुआ है। हमने हमारे थिंक टैंक ने सोचा है कि जब हर हफ्ते नया हाउस स्टार्ट होगा, तो उस हाउस के जो हेड बॉय और हेड गर्ल हैं, वो इन 3 मूर्तियों के लिए अपने हाउस की ओर से हार बनवा के लाएंगे और हर मंडे को इन मूर्तियों को हार से सजाया जाएगा। नहीं तो मूर्ति बनाना बड़ी बात नहीं है, इनकी देखभाल करना, संभाल करना वो बहुत बड़ा कार्य है। बात थोड़ी और समय लूंगा थोड़ा। यश शर्मा जी ने यहाँ पे ये दीवार बनवाई, ये मंच बनवाया और सिस्टम किया। अगर इनके जाने के बाद हम इसे ना संभालें तो ये खंडरात में परिवर्तित हो जाएगा। हमने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इसको संभालने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि इन मूर्तियों को, मैं रहूं या ना रहूं, इनकी शोभा इसी तरह बरकरार रहे। कभी आपके पास पैसे ना हो इसको रंग रोगन करवाने के लिए, कुलदीप सिंह जिंदा है। आई शैल पे फॉर द पेंटर इफ यू हैव नो मनी। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे, आप मेरे आने वाले भारत, इस गांव का भविष्य हो, आपसे आह्वान करता हूं कि ये मूर्तियां जैसे आज शोभा है, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में मैं इस धरा पे ना रहूं, ये मूर्तियां खंडर बन जाएं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अगर मैं कहीं भगवान को प्यारा हो गया तो मेरी पत्नी इन पेंट करने के लिए तो कम से कम रिपेयर के लिए हम पैसे दे सकते हैं, परंतु आप लोगों का मुझे इसमें साथ चाहिए। जाने के बाद ये खंडर में परिवर्तित ना हो। दूसरा, आशा करता हूं आपको जो किताबें भेंट की हैं, हमने कमेटी में चयन किया था कि जो बच्चे थोड़े पढ़ने में हैं, थोड़े आज्ञाकारी हैं, उन्हें हम बुक्स देंगे, तो जो उन्हें कोई प्रेरणा मिले। इनकी प्रेरणा के लिए आशा करते हुए और एक बार फिर उन क्रांतिवीरों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आए हुए विशिष्ट अतिथियों का, मेरे गांव से मेरे साथी अध्यापक आए हैं, जो इनका भी कर वंदन सम्मान करता हूं और आप बच्चों से आह्वान करता हूं, मेरे साथ एक बार जय घोष लगाएंगे भारत मां का। उसके बाद इस सभा को विराम देंगे। विराम में निवेदन करूंगा शारीरिक शिक्षक श्री विनोद जी से कि आए हुए बच्चियों और बच्चों को रिफ्रेशमेंट रूप में बिस्किट अवश्य दें। आह्वान करेंगे, जय घोष लगाएंगे पूरे जोश के साथ, इतनी ऊंची आवाज में, इतने ऊंचे स्वर में कि ये स्वर आपको क्रांतिकारियों के साथ जोड़े। भारत